तो चैप्टर सेकंड जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया बसंत, और ये चैप्टर लिया गया है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी चुराए हुए बचपन की कहानियों से, और इसकी जो ऑथर हैं उनका नाम है अनीस जंग। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो हमारी ऑथर है अनीस जंग, इनका जो जन्म है वो राउरकेला में हुआ था, और इनका चाइल्डहुड यानी कि इनका बचपन और इनकी जो किशोर अवस्था है वो हैदराबाद में व्यतीत हुई है। और इन्होंने एजुकेशन यानी कि इनकी जो पढ़ाई है वो हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई है। इनके जो पेरेंट्स थे यानी मम्मी पापा थे वो दोनों ही राइटर थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इनके मम्मी पापा राइटर थे तो इनको तो राइटर बनना ही था। और जो अनीस जंग है इन्होंने अपना कैरियर यानी कि अपने कैरियर की शुरुआत इन्होंने एक लेखक के रूप में भारत में ही स्टार्ट की, और ये क्या रह चुकी है एक एडिटर यानी कि एक संपादक और एक कॉलमनिस्ट यानी कि एक स्तंभकार रह चुकी हैं एक न्यूज़पेपर की। तो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें एडिटर होते हैं ना संपादक, तो ये वो रह चुकी हैं इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी। इन्होंने बहुत सारी किताबों को ऑथराइज किया है और लिखा भी है। और ये जो फॉलोइंग एक जो कहानी है वो एक एक्सर्प्ट है। क्या है? एक्सर्प्ट। अब एक्सर्प्ट का मीनिंग तो आप लोग जानते ही हैं कि जब कोई एक बहुत बड़ी कहानी होती है तो उसके कुछ छोटे से हिस्से को हम लोग बताते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक्सर्प्ट। ठीक है, तो ये जो कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग ये बहुत बड़ी कहानी है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से ली गई है। ठीक है, और इस कहानी में जो लेखक हैं वो एनालाइज करती हैं ग्रिंडिंग पॉवर्टी यानी कि जो भयंकर जो गरीबी है और जो रीति रिवाज हैं पुराने जो प्रथाएं चल रही हैं जो बच्चों को शोषण का जीवन जीने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो भयंकर गर्मी को और जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं जो बच्चों को इन शोषित का जीवन जीने के लिए मजबूर कर देती हैं, उसी को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया है। तो आइए अब हम लोग इस लेसन को शुरू करते हैं। और आपको तो पता ही है कि ये जो लेसन है ना सेकंड, इसमें हमारे दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है किसके बारे में? साहेब के बारे में, और दूसरा पार्ट है मुकेश के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को रीड करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? पार्ट 1। ठीक है, जो कि किसके बारे में है? साहेब के बारे में। ठीक है, तो आइए जल्दी से आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ में पढ़ना शुरू कीजिए और मेरे साथ में अंडरलाइन करते जाइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे 1 रुपये भी गार्बेज यानी कूड़े कचड़े में मिल जाता था। तो ये बीच की लाइन है, आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ की ये लाइन है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। व्हाई डू यू डू दिस? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी लेखिका है अनीस जंग, वो साहिब से पूछती हैं कि Why do you do this? तुम यह क्यों करते हो? तुम ये काम है क्यों करते हो? तो वे साहिब से ऐसा पूछती हैं, और जो साहिब है वो उनको हर सुबह उनके ही पड़ोस में क्या है? गार्बेज में से यानी कूड़े कचड़े में से स्क्राउगिंग यानी कि उखेड़ता हुआ मिलता है, कूड़े कचड़े को उखेड़ता हुआ मिलता है, क्योंकि उसको यहाँ पर गोल्ड मिलने वाला होता है। गोल्ड मतलब क्या है? कोई वैल्यूएबल आइटम। ठीक है, तो लेखिका यहाँ साहिब से पूछती हैं। साहिब एक लड़का है जो कि हर सुबह लेखक के पड़ोस में आता है और वो कूड़े कचड़े के ढेर को खुदेड़ता रहता है ताकि उसको कोई कीमती वस्तु मिल जाए। तो लेखिका उससे पूछती है कि तुम ये क्यों करते हो? अब साहिब के बारे में बताया है कि उसने बहुत टाइम पहले ही अपना घर को छोड़ दिया है। सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। उनका जो घर है वो ढाका के हरे हरे मैदानों में था, और हिज होम इज नॉट इवन डिस्टिंक्ट मेमोरी। अब उसे अपना जो घर है उसकी यादों में भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफी पहले ही घर छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? तो यहाँ पर रीजन है देयर वर मैनी स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान। स्वाइप्ड अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। बहुत बड़े बड़े तूफान आए जो कि उनके खेतों को और उनके घरों को स्विफ्ट यानी कि झाड़ू सी मार दिया यानी कि उजाड़ करके ले गए। ऐसी उनकी मम्मी कहा करती है। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट, और इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द सिटी, बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और अब वो क्या ढूंढ रहे हैं? गोल्ड। अब गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, यहाँ पर क्या है? कोई वैल्यूएबल आइटम वो यहाँ पर ढूंढ रहे हैं जहां पर वो
रहते हैं। ओके, अब देखिए आगे मैं लाइन बाय लाइन आपको समझा रहा हूं तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगी हर एक चीज। अब जैसे ही लेखिका ने पूछा था ना कि तुम ये क्यों करते हो, तो अब वो साहिब है जवाब देता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास में और कुछ मेरे पास में करने के लिए नहीं है। वो दूर देखते हुए ऐसा बड़बड़ा करके कहता है। तो लेखिका क्या कहती हैं कि गो टू स्कूल, तो स्कूल जाओ ना, फिर तुम ये क्यों कर दे, स्कूल जाओ। तो रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और वो ये रियलाइज भी करती है लेखिका कि ये मेरी जो बात है वो कितनी खोखली है, फिर भी बोल देती हैं कि तो स्कूल जाओ ना। तो साहिब क्या बोलता है, देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, वो बोलता है कि मेरे पड़ोस में कोई तो स्कूल ही नहीं है। और जब वे बना देंगे, बे का मतलब है यहाँ पर कोई सरकार गवर्नमेंट जो कि पावर में होगी, तो वो बोलता है कि जब वे बना देंगे स्कूल तो फिर मैं स्कूल जाऊंगा। तो लेखिका बोलती है कि यदि मैं स्कूल को स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे। तो ऐसा लेखिका ने जो करते हुए कहा, इससे कहा साहिब से, क्या कहा कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर दूंगी तो तुम क्या स्कूल आओगे। तो साहिब क्या बोलता है, हाँ। वो भी हंस करके बोल देता है, एकदम से चेहरे पर मुस्कान ला करके कह देता है, हाँ आदि आप स्कूल मतलब खोलोगी तो मैं बिल्कुल आऊंगा। अब देखिए कुछ दिनों बाद क्या होता है, जब वो उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है। तो लेखिका क्या कहती हैं, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, इसमें काफी समय लगता है एक स्कूल को बनाने में, ऐसा उन्होंने कहा। और इनको बहुत ज्यादा अपने आप पर शर्मिंदगी व्यक्त हो रही थी, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा वादा कर दिया था कि जो कि ये पूरा नहीं कर सकती थी। ठीक है, मतलब पूरा ना होने वाला वादा कर दिया था, जिसकी वजह से अब इनको अपने आप पर शर्मिंदगी व्यक्त हो रही है। ठीक है, और इनके साथ में जो ऐसा प्रॉमिस है इसका कोई मतलब ही नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैंक वर्ल्ड, लेकिन जैसा प्रॉमिस इस लेखिका ने किया था ना, वैसे ही बहुत सारे जो वादे हैं वो इन बच्चों से किए जाते हैं, इनके गरीब लोगों से किए जाते हैं, लेकिन वो कभी भी पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे है, चलो यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कलर चेंज कौन सा कर लूँ, तो मैं ये ले लेता हूँ। ओके, हाँ अब देखिए, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, तो कुछ महीने बाद है लेखिका है उसको जानने लगी, और मैंने उसका क्या पूछा, नाम पूछा। तो उसने अपना नाम क्या बताया, साहिब ए आलम। तो साहिब का पूरा नाम क्या है, साहिब ए आलम, उसने ऐसा कहा। तो ही डज नॉट नो व्हाट इज मीन्स, और साहिब को अपने नाम का मतलब भी नहीं पता। यदि उसको अपने नाम का मतलब पता चल जाएगा ना कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का लॉर्ड, यानी कि इस यूनिवर्स का भगवान या देवता, तो ही वुड हैव टू हार्ड टाइम टू बिलीविंग इट, तो उसको अपने आप पर बिलीव नहीं होगा, क्योंकि उसका नाम का मतलब तो है इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का लॉर्ड, लेकिन वो बीन रहा है कूड़े कचड़े में से सामान, तो उसको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा कि मेरा नाम ऐसा हो सकता है। तो वो अपने नाम से अनजान है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। वो हमेशा सड़कों पर अपने दोस्तों के साथ में भटकता रहता है, और आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, बेयरफुट यानी कि नंगे पैरों के बच्चों की एक आर्मी सी आती है, जो कि सुबह के टाइम पर चिड़ियों की तरह दिखाई देते हैं और दोपहर में चिड़ियों की तरह गायब हो जाते हैं। यानी कि वो सुबह सुबह कूड़े कचड़े में से कीमती सामान बीनने के लिए आते हैं, और दोपहर में क्या अपने घर पर बीन करके चले जाते हैं। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मतलब कुछ महीनों बाद ये जो लेखिका हैं वो लगभग सभी बच्चों को नाम से उनके पहचानने लगे। ठीक है, तो मैंने एक से पूछा, लेखिका बोलते हैं, मैंने एक से पूछा, व्हाई आरंट यू बियरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। तो एक बोलता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। तो लेखिका ने एक लड़के से पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। एक लड़के ने कह दिया कि अरे जो मेरी मम्मी है ना, वो मेरी जो शेल्फ है, मेरी जो अलमारी में चप्पलें रखी हैं, वहां से उसको निकाल के नहीं देती है, इसलिए मैं नहीं पहन रहा। एक ने लड़के ने ऐसा आंसर दिया। तो एक दूसरा क्या बोलता है कि अगर इसकी जो मम्मी है ऐसा इसको निकाल के दे भी दे तो ये क्या कर देगा, उनको फेंक देगा, ऐसा दूसरे लड़के ने कहा। और वो जो दूसरा लड़का था वो क्या पहने हुए था, एक ऐसे शूज पहने हुआ था, ऐसे जूते पहने हुआ था जो कि वो मैच नहीं कर रहे थे। और जब मैंने उसके बारे में पूछा कि भाई ये तेरे जूते हैं क्यों नहीं मैच कर रहे हैं, तो वो अपने पाँव है पीछे छुपाने लगा और उसने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है,
अब एक तीसरा लड़का है, वो क्या बोलता है, आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए, ऐसा एक तीसरा लड़का बोलता है। और उसने अपनी जिंदगी में कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं पहने हैं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। तो लेखिका बोलती हैं कि देश भर में घूमते हुए मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं, चाहे वो शहर के हों या वो गांव के हों, नंगे पैर ही घूमते हैं। अब इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। तो उनमें से कोई एक कहता है कि ये ऐसा नहीं है कि हम लोग चप्पल इसलिए नहीं पहनते कि हमारे पास में पैसों की कमी है, ये तो हमारी परंपरा है कि नंगे पैर रहो और इसीलिए हम चप्पल नहीं पहनते हैं। लेखिका को ये बड़ी ही बात अचंभित लगती है। और इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अबे आ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो वो समझ जाती हैं कि ये जो अजीब सी बात है ना, कि ये एक प्रथा है, एक प्रचलन है कि हम चप्पल नहीं पहनते हैं, ये हमारी प्रथा है, ऐसा ही चलता है। तो ये तो केवल एक्सक्यूज है कि हम जो गरीब हैं तो गरीबी से छुपाने का ये क्या है, एक एक्सक्यूज है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके लिए मैं कलर ये ले लेता हूँ। अब देखो आगे है आई रिमेम्बर अ स्टोरी। अब यहाँ पर लेखिका एक कहानी को याद करती हुई कहती हैं कि मुझे याद है कि एक जो उडुपी का एक व्यक्ति था, उसने एक बार मेरे से कहा था कि जब वो छोटा लड़का था और किसी स्कूल में जब वो पढ़ता था, और स्कूल के पास में वहाँ पर एक टेम्पल था जहाँ पर उसके पिताजी थे, वो क्या थे, पेरिस्ट यानी के पुजारी थे। तो वो उस मंदिर में कुछ टाइम के लिए रुकता था और वहाँ पर वो प्रे करता था, प्रार्थना करता था कि मुझे एक जोड़े क्या मिल जाए, जूते मिल जाएं। और जब वो 30 साल बाद लेखिका उस गांव में फिर से विजिट करती हैं, तो वो जो गांव है एकदम से ड्रोनेड इन द एयर ऑफ डिसोलेशन, यानी कि हवा की वजह से वो एकदम क्या है, उजाड़ सा हो गया था वो गांव। और इन द बैकयार्ड, और गांव मतलब उसी मंदिर के पीछे में जो नए पुजारी हैं वो आ जाते हैं, यानी कि नए पुजारी हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, और देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, और वहाँ पर लाल और वाइट कलर की जो प्लास्टिक चेयर हैं वो रखी हुई होती हैं। और एक यंग, अब देखिए यहाँ पर ये जो साहिब है ना, इसी को साहिब मान लेते हैं क्योंकि यही आगे दौड़ रहा है। अरे भाई कहाँ चला गया, अरे आ जाओ। हाँ ये क्या है, ये साहिब है हमारा। ठीक है, ये कौन है, साहिब। अरे भाई ये साहिब है, देखो दौड़ रहा है अपनी टोली के साथ में। तो एक लड़का है, यंग लड़का, वो क्या करता है, बढ़िया से ग्रे कलर की यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस पहने हुए है और सॉक पहने हुए है और जूते पहने हुए वो आता है और धड़ाम से अपना स्कूल बैग है फोल्डिंग बेड पर, यानी बेड पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, तो उस लड़के को देख करके लेखिका दूसरे लड़के को याद करती हैं कि यार देखो, जो दूसरा लड़का था वो भगवान से ये प्रार्थना करता था कि जब मुझे ये फाइनली जूते मिल गए हैं तो लेट मी नेवर लूज देम, तो मैं इन्हें कभी ना खोऊं, वो ऐसी हमेशा प्रार्थना करता था। और ये लड़का है कि जो एकदम से जूते मूते आके पहने हुए है और धड़ाम से बेड पर बैठ गया है। तो ये वो कहानी याद करती हैं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान ने उसकी प्रार्थना को मान लिया और उसके जूते कभी भी नहीं खोए। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द पेरेस्ट नाउ बोर शूज। अब यहाँ पर देखिए, जैसे जो पुजारी का लड़का है वो भी यहाँ पर जूते पहनता है, लेकिन जो रैग पिकर्स हैं, रैग पिकर्स मतलब कचरा उठाने वाले हैं या कूड़ा कचरा उठाने वाले हैं जो कि इनके पड़ोस में हैं, वो अभी भी जूते नहीं पहनते हैं। ठीक है, जबकि पुजारी का लड़का जूते पहनता है। अब आगे है माई अक्वाइंटेंस विद बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। ये जो इनकी जो दोस्ती थी बहुत ही ज्यादा हो गई थी रैग पिकर्स के साथ में, यानी कि इनकी बहुत ही ज्यादा जान पहचान हो गई थी कूड़े कचड़े बीनने वालों के साथ। तो ये इनको कहाँ पर ले आई, सीमापुरी पर ले आई। कहाँ पर ले आई, सीमापुरी पर, जहाँ पर ये रैग पिकर यानी कि साहिब और उसका परिवार और साहिब के जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते थे। जो सीमापुरी है वो दिल्ली से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन एक कई मील से दूर है मेटामॉर्फिकली, यानी कि देखिए ये है तो दिल्ली के पास में ही, एकदम किनारे पर है दिल्ली के, लेकिन देखिए ये दिल्ली है वो एकदम डेवलपमेंट मतलब जगह है, और इसके जो पास में ही जो जगह है वो एकदम से पिछड़ी हुई है। यहाँ पर इतने गरीब लोग हैं कि वो कूड़ा कचरा बीन रहे हैं। तो डेवलप के मामले में ये बहुत ही पीछे है, लेकिन है दिल्ली के पास में ही। ठीक है, अब आगे है दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स। स्क्वाटर्स का मतलब ये होता है
के गैर कानूनी तरीके से जगह पर कब्जा करने वाले। ठीक है, स्क्वाटर का क्या मतलब होता है? गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने वाले जमीन पर। जैसे वो जमीन इनकी नहीं है लेकिन ये यहाँ पर रहने लगते हैं और जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, तो उनको बोलते हैं स्क्वाटर्स। तो दोज हु लिव्स हियर आर स्क्वाटर्स, जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? स्क्वाटर्स हैं। और हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, और ये कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन आ विल्डरनेस, और पहले जो सीमापुरी था वो कैसा था? विल्डरनेस, मतलब एक जंगली एरिया टाइप का था, जो कि अभी भी है, लेकिन अभी ये खाली नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी कि मिट्टी के घर बने हुए हैं, जिनकी छतें हैं वो टिन की हैं, या तो टेरापोलिन, यानी कि या तो वो छतें टिन की हैं या फिर वो त्रिपाल की छतें बनी हुई हैं। और ना तो वहां पर कोई सीवेज है, यानी कि नलियों का गंदा पानी निकलने की, ना ही कोई यहाँ पर वो नालियां बनी हैं, ना ही ड्रेनेज बनी है, ना ही रनिंग वाटर है, यानी कि जो रनिंग वाटर है पानी निकलने के लिए कोई भी जगह नहीं है। और इसी जगह में 10,000 कचरा उठाने वाले रहते हैं। दे लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो लगभग यहाँ पर 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, उनकी कोई भी पहचान यहाँ पर नहीं है। विदाउट परमिट्स, बिना परमिट के वो यहाँ पर रह रहे हैं। बट राशन कार्ड, लेकिन उनके पास में क्या है? एक राशन कार्ड है, जिसकी वजह से उनका नाम है वो वोटर लिस्ट में आ जाता है, और वो वोट दे सकते हैं और उसी से वो अनाज खरीदते हैं। ठीक है, अब थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो मैं इसको ले लेता हूँ। हाँ, इसी से वो क्या कर लेते हैं? अनाज खरीद लेते हैं। आगे है, जो फूड है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीवन जीने के लिए, ना कि पहचान। तो पहचान मिले या ना मिले, लेकिन खाना मिलना चाहिए। तो एक यहाँ पर एक जो महिला है वो क्या बोलती है? इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। तो एक महिला है जो कि एकदम खराब सी साड़ी पहने हुए है, टैडर साड़ी पहने हुए है। जब लेखिका उनसे पूछती हैं कि तुम अपने जो हरे भरे, जो ग्रीन हरे भरे मैदान है जो ढाका के, और जो नदियां हैं, तुम उनको छोड़ करके यहाँ पर क्यों आए हो? तो बोलती है कि यदि दिन के अंत में हम अपने परिवार को खाना खिला पाते हैं और बिना पेट दर्द के हम लोग सो पाते हैं, तो हम लोग वहां पर नहीं रहेंगे, अपने खेतों में नहीं रहेंगे, जो कि हमें कुछ भी नहीं देते हैं, अनाज नहीं देते हैं, क्योंकि तूफानों ने सब बर्बाद कर दिया था, तो वहां पर इनको कुछ भी नहीं मिलता था। अब यहाँ पर यदि इनको पेट भर के खाना मिलता है और बिना पेट दर्द के ये सो जाते हैं शाम को, तो ये यहीं पर रहती हैं, ऐसा एक महिला ने कहा। ठीक है, अब आगे, whenever they find food, जब कभी उन्हें खाना मिलता है, they pitch their tents that become transits home, जहाँ कहीं भी उनको खाना मिलता है तो वहीं पर वो अपने टेंट गाड़ देते हैं और वहीं उनका नया घर बन जाता है। और जो बच्चे हैं वो यहीं पर क्या होते हैं? बड़े होते हैं और अपने मम्मी पापा के पार्टनर बन जाते हैं इन सर्वाइवल, यानी कि जीवित रहने के लिए जो भी सामान जुटाते हैं, तो उनमें ये बच्चे उनके क्या बन जाते हैं? पार्टनर बन जाते हैं। और सीमापुरी पर जो सर्वाइवल यानी कि जीवित रहने का तरीका है वो क्या है? रैग पिकिंग, यानी कि कचरा उठाओ और जीवित रहो, क्योंकि कचरे में तुम्हें कोई ना कोई कीमती वस्तु मिल जाएगी, जिसको तुम बेच करके आराम से क्या कर लोगे? खाना पीना ले लोगे और जीवित रहोगे। ठीक है, थ्रू द ईयर्स, कई सालों तक, इट हैज अक्वायर्ड द क्या लिखा है भैया? प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। ठीक है, प्रोपोर्शंस, तो यहाँ पर देखिए कई सालों बाद ये, मतलब कई सालों तक ये प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो इनको जो ये जो कचरा उठाने का है ना, ये इनकी क्या बन गई है? फाइन आर्ट बन गई है, एक इनकी एक कला बन गई है। और गार्बेज है इनके लिए क्या है? गोल्ड है, एक सोने के जैसा है। ठीक है, और इनके लिए एक डेली ब्रेड है, और इनको यदि डेली ब्रेड मिलती है और इनको यदि इनके सर पर छत है, और चाहे वो क्या हो? लीकिंग छत भी हो, यानी कि चाहे उसमें से पानी भी टपकता हो, लेकिन यदि वो ऐसी छत है तो ये यहीं पर रहेंगे। और ये बच्चों के लिए तो ये इससे भी ज्यादा है, मतलब बच्चों के लिए ये जो छत है वो इससे भी अच्छी कोई चीज है। ओके, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, बस हो ही गया चैप्टर। देखिए आगे है,
आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी। अब यहाँ पर साहिब बोलता है कि मुझे, अब देखिए यहाँ पर वही लाइन आ गई जो मैंने बोला था ना शुरू में। तो आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट। साहिब बोलता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है और कभी कभी तो मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, ऐसा साहिब कहता है। तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। और जब कभी व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ द गार्बेज, जब तुम कचरे के ढेर में से क्या एक चांदी का सिक्का ढूंढते हो और तुम्हें वो मिल जाता है, तो फिर तुम लोग क्या करते हो? डोंट स्टॉप स्क्रॉकिंग, तो तुम उसको खदेड़ना नहीं छोड़ते हो, यानी कि उसको और उखेड़ते हो और कचड़े में ढूंढते हो कि तो मुझे कुछ ना कुछ और मिल जाए, इस आशा में कि मुझे कुछ और मिल जाए। और इट सीम्स दैट चिल्ड्रन गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट। और ऐसा लगता है कि जो गार्बेज यानी कि जो कचरा है वो बच्चों के लिए उसका मतलब कुछ और है, और जो बड़े हैं बड़ों के लिए तो इस कचरे का मतलब कुछ और है। बच्चों के लिए रैप्ड इन बंडर, बच्चों के लिए तो एक चमत्कारी ढेर है, और जो बड़े लोग हैं उनके लिए एक जीने का ये साधन है, क्या? कचरा। ओके, अब चलो थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक दिन बेंटर में यानी कि सुबह के टाइम पर साहिब वहीं पर खड़ा था, फेंस गेट यानी कि गेट के सामने खड़ा था वहीं पड़ोस के क्लब में। और वो दो लड़कों को क्या ड्रेस पहने हुए वाइट कलर की दो लड़के जो थे टेनिस खेल रहे थे, तो इनको वो देख रहा था। तो साहिब बोलता है कि मुझे ये गेम पसंद है, ठीक है, ही हम मतलब वो गुनगुना के कहता है। और कंटेंट टू वॉच इट्स स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, मतलब फेंस के बाहर यानी कि जो दीवार बनी होगी या बाड़ बनी होगी उसके पास में खड़ा है और वहीं दूर से देखता है। और वो बोलता है कि मैं कभी कभी किसके आई गो इनसाइड व्हेन नो वन, मैं कभी कभी इसके अंदर भी जाता हूँ जब यहाँ पर कोई नहीं होता है, ऐसी वो बता देता है। और जो गेट कीपर है यानी कि जो वॉचमैन है वो क्या करता है, मुझे झूला का उपयोग करने देता है, यानी कि मुझे झूले पर झूलने देता है, ठीक है। अब देखिए आगे, और इसके बाद क्या है, साहिब इज टू बियरिंग टेनिस शूज, और साहिब है वो भी क्या पहने हुए था, टेनिस के जूते पहने हुए था, और जो कि डिसकलर्ड यानी कि उसकी शर्ट से मैच नहीं कर रहे थे और उसके पजामे से, ठीक है। इसको क्या हुआ, और ये जो जूते हैं उसको किसी ने दिए थे, ऐसा उसने कहा समझाते हुए। लेकिन सही बात तो ये है कि एक जो अमीर घर का लड़का था ना, शूज ऑफ सम रिच बॉय, जो अमीर घर का लड़का था, और उसने वो जूते पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें से एक जूते में होल हो गया था, ठीक है। तो ये जो जूते हैं वो किसको मिल गए थे, साहिब को मिल गए थे, ठीक है। और साहिब ये जूते हैं वो बढ़िया उसने अच्छे तरीके से पहन लिए थे, उसको इसमें कोई भी शिकायत नहीं हो रही थी कि इसमें एक छेद है या कोई चीज़ है, उसको उससे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। ये देखिए यहाँ पर ये खड़ा है साहिब, और ये हमारी लेखिका अनीस जंग। ओके, अब आगे लिखा है, फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल अ ड्रीम कम ट्रू, और एक बच्चे जिसके पास में कभी भी जूते नहीं हैं, यदि उसको एक होल वाला जूता मिल जाता है तो उसको ये सपना पूरा हो जाता है कि मैंने जूते पहन लिए हैं। बट द गेम, लेकिन जो गेम था जो कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहा था, उसकी समझ के बाहर था, ठीक है। ये कलर को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये हाँ इसको ले लेता हूँ। हाँ अब देखिए, दिस मॉर्निंग, उस सुबह साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, जो साहिब है वो एक दिन सुबह को क्या मिल्क बूथ यानी कि दूध की दुकान पर जा रहा था। उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्तर था, और वो बोलता है कि अब मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ जो कि रोड पर है, वो ऐसा दुकान की तरफ दिखाते हुए कहता है। और बोलता है कि मुझे 800 रुपये यहाँ पर मिलते हैं और सारा का सारा मेरा खाना भी यहीं पर मिलता है, यानी कि अब साहिब बड़ा हो गया है और वो किसी दुकान पर लग गया है जिससे उसको 800 रुपये पैसे मिलते हैं, 800 रुपये उसको मिलते हैं और दिन भर का बढ़िया उसको खाना भी मिलता है। तो लेखिका पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपनी ये जॉब पसंद है, तो उसका चेहरा है वो एकदम से केयर फ्री लुक खो देता है, यानी कि उसको मतलब उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ सा जाता है, वो उदास सा हो जाता है। और जो स्टील का कनिस्तर होता है वो उसको बहुत ही भारी लगता है, जो चाय का जिसमें चाय रखते हैं या दूध रखते हैं उसको बहुत भारी लगता है। लेकिन जो प्लास्टिक बैग था जो कि यहाँ पर टांगे हुए है, ये उसको अपने कंधे पर बहुत ही आराम से लिए हुए रहता था, जबकि वो भारी भी था, ठीक है। क्योंकि जो बैग है वो उसका था, जो स्टील कनिस्तर है वो किसका था,
उस आदमी का था जो कि उस दुकान का मालिक है, और साहिब है वो अपना मास्टर नहीं रहा है, यानी कि वो अब स्वयं का मालिक नहीं रहा है, अब वो एक दुकानदार का गुलाम सा बन गया है। ठीक है, यानी कि साहिब यहाँ पर दुकान पर काम करते हुए खुश नहीं है। तो ये कहानी होगी भाई साहब साहिब के बारे में। ओके, आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी ये कहानी। अब देखिए, आई वांट टू ड्राइव अ कार। यहाँ पर देखिए ये जो दूसरी कहानी है वो स्टार्ट होती है, लेकिन इस कहानी को हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट में। तो चलिए मैं मिलता हूँ जल्दी ही इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक कि आप लोग बने रहिए मेरे साथ।